सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दरमियान आज पूर्णिया पहुंचे थे, जहां सीएम ने सबसे पहले कामाख्या स्थान में 581 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसके बाद भुटहा मोड़ पर प्रस्तावित नए बाईपास, जल जीवन हरियाली स्टॉल, किलकारी स्कूल और खेल मैदान का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले को नए समाहरणालय भवन की सौगात भी दी है। तो सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया को बड़ी सौगात दी। सीएम नीतीश कुमार ने SH60 को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। रंगभूमि मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, माता पूरण देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा। इसके साथ ही नए अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण पूर्णिया में किया जाएगा, जिसकी घोषणा की गई है। और कारी कोसी नदी पर बांध बनाने की बात भी कही गई है। SH60 तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा। रंगभूमि मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। माता पूरण देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा, जिसके लिए सरकार की तरफ से बड़े ऐलान किए गए और नए अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण भी पूर्णिया में किया जाना है। तो बिहार को एक बार फिर से केंद्र की तरफ से बड़ी सौगात मिली है और केंद्र सरकार ने बिहार को अतिरिक्त सहायता के रूप में 2766 करोड़ की राशि का आवंटन किया है। ये राशि बिहार को पहले मिले केंद्र के पैकेज से अतिरिक्त होगा। केंद्र की ओर से बिहार को मिले इस बड़ी सौगात के बाद वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का आभार जताया है। तो आपको बता दें कि विशेष सहायता के तौर पर एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को ये राशि दी गई है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो बिहार के विकास के लिए पहले विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर चुके हैं और विशेष सहायता का मांग कर चुके हैं। तो आज बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी, ये दोनों की जोड़ी मिलकर बिहार के विकास की गाथा लिख रही है। बिहार का विकास ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, कमिटमेंट है और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। बिहार के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा केंद्र की सरकार वो सारे काम करेगी। कि जो भी फंड आता है बिहार के विकास के लिए, बिहार सरकार उसको अगर खर्च नहीं करती है और केवल उस गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी उसका ढिढोरा पीटती है, क्या इससे विकास संभव है क्या बिहार का? अरे ये बिहार के जनता का वाजिब हक है, बिहार का हक है ये। बिहार के साथ तो केंद्र सरकार ने नाइंसाफी की है, सौतेला व्यवहार किया है। जो बिहार की बोली लगाई थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो विशेष पैकेज कहाँ है, विशेष राज्य का दर्जा कहाँ है? बढ़ते आगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पथ निर्माण विभाग में हुई गड़बड़ी को लेकर बड़ा खुलासा किया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर विजय सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन की सरकार के समय पथ निर्माण विभाग में 26 करोड़ 16 लाख से अधिक राशि अवैध और गलत तरीके से भुगतान की गई। उस समय तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, सरकार उन पर कार्रवाई जरूर करेगी। भुगतान 26 करोड़ 16 लाख 70,463 ये किया गया है। अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ से अधिक की राशि जो किया गया, उस समय तत्कालीन विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जो थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके समय में ये अनियमितता हुई है। लालू प्रसाद यादव जी के भ्रष्टाचार की जो मानसिकता है, उस मानसिकता पर लगाम लगाने की बजाय उस समय के सत्ता में बैठे लोग, जो विभाग के मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी इसको रोकना, इसकी जांच कराना, नहीं करा पाए। कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो, वो बचेंगे नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी।
और अब देखिए, पथ निर्माण विभाग में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान सामने आए तो इस पर विपक्ष की तरफ से भी वापस पलटवार किया जा रहा है। उनके कार्यकाल में हुआ तो उनके कार्यकाल में भुगतान गलत किया है तो दोषी आदमी को जेल जाना चाहिए। किसी ने रोका है क्या कार्रवाई करने से? सृजन के मामले में डकार गए, स्कूटर के नंबर से ढोया गया सामान वो भी डकार गए, सृजन को डकार गए, सेंटर होम को डकार गए, तोन वाले मूछ वाले को भी पचा गए। यहां तो मैच्योर्ड ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है बिहार के अंदर में। बिजली विभाग में जो बड़ा टेंडर हुआ है जिसमें करप्शन है उसकी जांच सीबीआई से हो। पंचायती राज में जो सोलर लाइट लग रहा है 36,000 के एक सोलर लाइट 86,000 में कैसे लग रहा है, इसकी सीबीआई जांच हो। अब मैं समझता हूं कि ऐसा अगर विजय सिन्हा जी सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो नीतीश मंत्रिमंडल के दोनों उप मुख्यमंत्री सहित नीतीश कुमार सहित तमाम मंत्री उनके जेल के अंदर में रहेंगे। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पथ निर्माण विभाग में उनके शासनकाल में पथों का निर्माण हुआ है वह खराब हुआ है। सरकार इस पूरे मामले को अपने स्तर से देख रही है और जांचोपरांत जो भी कार्रवाई होगी सरकार करेगी। और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। पप्पू यादव ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी को टेररिस्ट पार्टी बताया है। साथ ही पार्टी को 124 करोड़ की फंडिंग कनाडा के आतंकवादी संगठन से मिलने का भी आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी की बुनियाद ही टेररिस्टों की मदद के लिए हुई है और इसकी सरकार टेररिस्ट के पैसों से ही चल रही है। दुनिया का सबसे ज्यादा खास आदमी अरविंद केजरीवाल है। टेररिस्ट के पैसे से वो पार्टी चलाते हैं। कनाडा के एक टेररिस्ट 124 करोड़ रुपया पंजाब को अशांत करने के लिए आम आदमी पार्टी को दिया। उसका कल प्रूफ आ गया। उन्होंने कहा भी कि हमने 124 डॉलर हमने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है। लगभग पंजाब के एक एक हाथ में ड्रग्स, स्मैक, वाटनर, सोल्यूशन, पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल खोल दिया गया और पूरे पंजाब को तबाह कर दिया। आज पटना की सड़कों पर पुलिस वाले थाली पीटते नजर आए। दरअसल बिहार होमगार्ड के जवान वेतन में महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल पूरे राज्य में मशाल जुलूस निकालने की तैयारी भी है। प्रदर्शनकारी होमगार्ड जवानों का कहना है कि सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो आने वाले विधानसभा सत्र में प्रदर्शन करेंगे। और बता दें कि बिहार में अभी लगभग 50,000 के करीब होमगार्ड जवान काम कर रहे हैं। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं और शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर आपको लातेहार से बताएं, जहां लेवी वसूलने आए नक्सली की हत्या की खबर है। ग्रामीणों ने ही नक्सली को घेरकर उसकी जमकर पिटाई की थी। इलाज के दौरान घायल नक्सली की मौत हो गई है। जेएमएम का सुप्रीमो था अभय जी। पिटाई के बाद पुलिस को इसे सौंपा गया था। चंदवा अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों के साथ झड़प के दौरान गोली भी चलाई गई थी। पटना में इन दिनों सोशल मीडिया पर फायरिंग करते युवक और बाइक पर हथियार लहराने का ट्रेंड काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मामला पटना के पत्रकार नगर थाना के डेंटल कॉलेज के पास का है, जहां बाइक पर सवार कई युवक ने फायरिंग की और हथियार लहराते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट हुआ है जिसमें एक लड़का फायरिंग करते हुए दिख रहा है। इस वीडियो की जांच की गई तो पाया गया कि दिनांक 26/1/25 को बुद्धा डेंटल कॉलेज जो पत्रकार नगर थाना अंतर्गत आता है, वहाँ पर दिन में करीब 12-15 लड़के जो है वो बाइक से आते हैं। उसी में से एक लड़का जो है फायरिंग कर देता है, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस संबंध में जो है कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र के छितनावा गांव में एफसीआई कर्मी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया और मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक एफसीआई कर्मी और जमीन कारोबारी राजदेव राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रविवार देर रात छितनावा गांव के खेत में उनका शव मिला।
पुलिस को शक है कि जमीन के कारोबार के चलते ही उनकी हत्या हुई है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों अपराधी सोनू कुमार और चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों से ही पूछताछ कर रही है। राय करके एक व्यक्ति जो मनेर का रहने वाला है, उसका गोली मारकर हत्या किया गया था, जिसपे उसका घटना का गंभीरता को देखते हुए दानापुर दानापुर 2 एसडीपीओ मिस्टर पंकज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसपे एसएचओ मनेर और अन्य पदाधिकारी लोग शामिल थे। इसपे 12 घंटे के अंदर घटना का उद्भेदन किया गया और इसपे 2 व्यक्ति को गिरफ्तारी किया गया है। और अब बात देश विदेश की खबरों की करते हैं और सबसे पहले भारत और चीन के बीच सालों तक रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। पहले तो एलएसी पर सीमा विवाद सुलझा और फिर दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे। जहां जहां तनाव था वहां से डिसएंगेजमेंट भी हो गया। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी सफलता हाथ लगी है। भारत और चीन फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू करेंगे। दोनों देश सीधी उड़ान पर भी सहमत हो चुके हैं। ये जानकारी सोमवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान में दी है। ये जानकारी सोमवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए दिया, जिससे बताया कि ये 2 बड़े फैसले बीजिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 2 दिन की बैठक में लिए गए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच फ्लाइट सर्विस 2020 से ही बंद थी। इसकी वजह दोनों के बीच सीमा विवाद के बाद खराब रिश्ते और कोविड की लहर थी। भारत चीन के बीच जून 2020 में डोकलाम विवाद हुआ था और 2019 मार्च में कोविड की पहली लहर आई थी। तो समझौता होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस साल गर्मी के मौसम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। तो दोनों देशों के लिए बड़ी शुरुआत है और अच्छी बात भी है। देखिए, भारत से मानसरोवर जाने का रास्ता भी हम आपको समझाते हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता उत्तराखंड के धारचूला से शुरू होता है। लीपू लेक होते हुए फिर मानसरोवर तक जाया जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के लीपू लेक से मानसरोवर सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर ही है। लीपू लेक होकर जाने में 24 दिन लगते हैं। यानी लीपू लेक के जरिए अगर मानसरोवर यात्रा पर लोग जाते हैं तो 24 दिन का वक्त उन्हें लगता है। और भारत से मानसरोवर जाने का एक और रास्ता भी है, जो सिक्किम के नाथुला से शुरू होता है और फिर शिगात्से और सागा होते हुए कैलाश मानसरोवर तक पहुंचा जाता है। बता दें कि कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर एरिया तिब्बत में है और तिब्बत पर चीन अपना अधिकार बताता है, इसलिए यहां जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए होती है। सिक्किम के नाथुला से मानसरोवर जाने में 21 दिन लगते हैं। मानसरोवर जाने का तीसरा रास्ता भी है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू होता है और सागा होते हुए कैलाश मानसरोवर तक जाता है। और अब आप कैलाश मानसरोवर यात्रा का महत्व भी जान लीजिए, आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो कैलाश मानसरोवर को सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं और यही वजह है कि हिंदुओं के लिए ये बेहद ही पवित्र जगह है। जैन धर्म में भी ये मान्यता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ ने यहीं से मोक्ष की प्राप्ति की थी और ये पर्वत रहस्यमयी संत डेमचौक का भी घर माना जाता रहा है। बता दें कि 2020 से पहले हर साल करीब 50,000 हिंदू यहां भारत और नेपाल के रास्ते धार्मिक यात्रा पर जाते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भारत और चीन के बीच के जो रिश्ते खराब हुए थे उसके बाद से ये बंद हो गया था। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि इसकी शुरुआत फिर से हो रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे संगम नगरी महाकुंभ की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी महाकुंभ में आए हैं। आज उन्होंने आस्था की डुबकी भी महाकुंभ में लगाई और व्यवस्थाओं को देखकर काफी खुश भी नजर आए। बाबा बागेश्वर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी पलटवार किया है।
अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ स्नान को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक हलचल भी बढ़ा दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ में बीजेपी नेताओं के स्नान पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने के लिए बीजेपी नेताओं में होड़ मची है। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन में डुबकियां लगा रहे हैं। जब तक टीवी पर अच्छी तस्वीर नहीं आती तब तक डुबकी मारते रहते हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई नहीं होने वाली है। और अब बात खेल की करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुजरात के राजकोट में खेला जाएगा। इंग्लैंड के लिए आज का मुकाबला करो या मरो का है। आज भी अगर भारत जीता तो इंग्लिश टीम सीरीज गंवा देगी। इंग्लैंड ने सोमवार को ही अपनी प्लेइंग 11 रिलीज कर दी थी। टीम में कोई बदलाव नहीं किए गए। वहीं टीम इंडिया एक बदलाव कर सकती है। बैटर ध्रुव जुरेल की जगह शिवम दुबे या रमनदीप सिंह में से किसी एक ऑलराउंडर को मौका मिल सकता है। बता दें कि मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण में रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े 50 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, शूटिंग, जूडो, भारोत्तोलन और कुश्ती के साथ ही टेबल टेनिस समेत 8 खेल प्रतियोगिताओं में फाउंडेशन के एथलीट पदक जीतने की कोशिश करेंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में आयोजित होने वाले इन खेलों में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद भी है। बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन से जुड़ी हुई और टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार किसी प्रतिस्पर्धा में भाग ले रही हैं। और अब बात शेयर बाजार की भी कर लेते हैं। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 535 अंक की बढ़त के साथ ही 75,901 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी 128 अंक की तेजी रही। ये 22,957 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। आज बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में बढ़त रही। वहीं एफएमसीजी और आईटी शेयर्स में आज गिरावट दर्ज की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।